हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल्सो गुड। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। अगर वीडियो आपको स्लो लगे तो आप इसे 1.5 या 1.2 करके स्पीड में देख सकते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व सबसे पहले एक तरफ से समझिए क्या है कि एक इंटरनेशनल एक डेजिग्नेटेड किसी एक खास जगह को, ठीक है, वहाँ के कल्चरल लैंडस्केप और उसके नेचुरल हैबिटेट को, ये सब को देख के एक जगह को डिक्लेयर किया जाता है। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक, और ये कौन करता है? यूनेस्को करता है। ठीक है, किसके द्वारा करता है? यूनेस्को के थ्रू ये होता है, अंडर इट्स मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम। किसके थ्रू? मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम, जो 1971 में आया था। अब इस प्रोग्राम में क्या है? तो इस प्रोग्राम में जो मैप प्रोग्राम है वो सबसे पहले एक तरह से इंटर गवर्नमेंटल साइंटिफिक प्रोग्राम है, जिसमें ये क्या करता है? रिलेशनशिप के बारे में बात करता है। किसके बीच में? ह्यूमन और इन्वायरमेंट के बीच में बायोस्फीयर रिजर्व जो है उस वहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व हो गया। एक हो गया बायोस्फीयर रिजर्व प्लांट एनिमल, उसके साथ साथ ह्यूमन को भी लेके अगर हम उसमें चल रहे हैं तो उसका जो रिलेशनशिप है, ठीक है, उस ये मैप प्रोग्राम के तहत की बातें हो रही हैं। अब यहाँ पे तीन चीज़ें बायोस्फीयर रिजर्व में है। सबसे पहले कंजर्वेशन कैसे करना है, लॉजिस्टिक क्या है, डेवलपमेंट क्या है। कंजर्वेशन, लॉजिस्टिक और डेवलपमेंट। तो कंजर्व तो कर रहे हैं, लॉजिस्टिक में क्या है? लॉजिस्टिक से समझिए कि वहाँ पे रिसर्च और जो मॉनिटरिंग का काम है वो आपके लॉजिस्टिक में हो रहा है। ठीक है, डेवलपमेंट, कंजर्व और डेवलपमेंट का काम जो आपका हो रहा है वो कैसे डेवलप करे उस एरिया को। ठीक है, किन किन चीज़ों का हमें हमें बातें जो है ध्यान में रखनी है, उन चीज़ों को डेवलपमेंट में हम देखते हैं। ठीक है, अब बायोस्फीयर रिजर्व जो है, सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि तीन अलग अलग पार्ट में इसको बांटा गया है। ठीक, किसी भी एक खास एरिया में अगर उससे बायोस्फीयर रिजर्व बनाया जा रहा है तो किन बातों का ध्यान रखना है? तो यहाँ पे एक कोर एरिया है जो, ठीक है, एकदम सेंटर पार्ट में है। ठीक, अब कोर एरिया में क्या होता है कि वहाँ पे इंसानी फितरत, मतलब इंसान को वहाँ पे आवागमन उसका जो है वो बैन है, मतलब वो वहाँ जा नहीं सकता है। ठीक है, उसके बाद आता है बफर जोन। बफर जोन में क्या है कि बफर जोन में जो आपका है ना, यहाँ पे रिसर्च और मॉनिटरिंग का काम बफर जोन में होता है। ठीक है, रिसर्च करना है और अगर मॉनिटर करना है तो वो काम क्या होगा, कहाँ होगा? बफर जोन में। जैसे कि हम जब चीता कूनो पार्क में लेके आए थे तो वहाँ पे उनके वजह से चीता के आने की वजह से कुछ जो कम्युनिटीज़ है, ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, उनको वहाँ से शिफ्ट किया गया अलग जगह पे। उन्हें बोला गया कि आप अब कहीं और शिफ्ट हो जाए। तो ठीक है, जो कोर एरिया है उसे वहाँ से शिफ्ट किया गया। कोर एरिया जो है, क्योंकि हमें चीता लाना है तो कोर एरिया में जो अगर कोई कम्युनिटी आ रहा है तो उसको वहाँ से शिफ्ट किया गया। ठीक, अब बफर जोन जो है, अब बफर जोन में क्या होता है कि वो कोर एरिया से बड़ा होता है। बफर जोन में आपका जो मॉनिटरिंग का काम है, ठीक है, एक जैसे नेशनल पार्क हुआ, वहाँ पे ये बायोस्फीयर हुआ, वहाँ पे अगर किसी चीता या फिर किसी को मॉनिटर करना है तो वो एक एरिया मतलब डिक्लेयर किया गया कि आप इस एरिया तक ही आप उसे मॉनिटर कर सकते हैं, उसके अंदर वो नहीं जा सकते हैं। ठीक, तो वो बफर जोन हो गया कि आप वहाँ पे मॉनिटर कर रहे हैं। ट्रांजिशन जोन में क्या होता है कि आपका जो प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप है वहाँ पे वो दिखते हैं। ठीक है, उस ट्रांजिशन जोन में क्या होता है कि मतलब कि इंसान वहाँ पे आ जा सकते हैं। ठीक है, इन चीज़ों के बारे में हमें ध्यान रखने थे बायोस्फीयर रिजर्व में। अब सबसे पहले ये जो अगर यूनेस्को डिक्लेयर कर रहा है किसी जगह को बायोस्फीयर रिजर्व तो कुछ कंडीशन होंगे, तो उन कंडीशन को जान लेते हैं। ठीक है, यूनेस्को अगर किसी जगह को डिक्लेयर कर रहा है बायोस्फीयर रिजर्व तो क्या है, कैसे कर रहा है, चलिए जानते हैं। तो यूनेस्को जब डिक्लेयर करता है तो कुछ कंडीशन में पहला जो कंडीशन है उसका कि वहाँ पे एक, यहाँ पे आगे कर लेते हैं। यूनेस्को अगर किसी जगह को डिक्लेयर कर रहा है तो क्या है कि सबसे पहले वहाँ पे जो कोर एरिया है, ठीक है, वो कोर एरिया की बातें होगी कि वहाँ सबसे पहले तो वहाँ एक कोर एरिया बना होना चाहिए। ठीक, और एक सर्टेन प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप की भी बात की गई है, पर वो कोर एरिया से हट के होनी चाहिए। ठीक है, इट शुड प्रिफरेबली हैव सम इंडेमिक स्पीसीज। ये जो है इंडेमिक स्पीसीज जो बात हुई है, मतलब जो किसी खास जगह पे है ना, कि वो वही मिलता ही है। ठीक है,
जैसे यहाँ पे आया इंडिमिक स्पीसीज रेड सैंडर्स, जो ईस्टर्न घाट में, वो पुष्पा मूवी में आपने देखा था ना कि वो सैंडल, वो लाल चंदन जो लकड़ी है जिसकी स्मगलिंग होती है, तो उसकी बात है, वो ईस्टर्न घाट में ही मिलेगा। ठीक है। एक है लायन टेल्ड मैकेक्स, वो कहाँ है? वेस्टर्न घाट में, वो वेस्टर्न घाट में ही मिलेगा। नीलगिरी थार कहाँ है? ये भी वेस्टर्न घाट में है। तो ये सब इंडेमिक स्पीसीज हैं। सबसे पहले कोर एरिया होना चाहिए, एक वहाँ पे प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप होना चाहिए, कोर एरिया, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप और एक इंडेमिक स्पीसीज वहाँ पे हो तो ठीक है। जैसे एक रेड सैंडर्स, लायन, ये सब एग्जांपल है। अब क्या है कि नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट इसे डिक्लेयर करता है, और जो बायोस्फीयर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर करता है, बट स्टेट गवर्नमेंट से ये कंसर्न लेकर के। ठीक है। अभी फ़िलहाल हमारे पास कितना 18 बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया में, जहाँ पे 12 जो है वो क्या है, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। ठीक। अब जो लेटेस्ट जो ऐड हुआ वो कौन सा है? पन्ना, पन्ना बायो रिजर्व एमपी में 2020 में ये ऐड हुआ है। ठीक। नेक्स्ट किस चीज़ की बातें करते हैं, आते हैं यहाँ पे आईयूसीएन, ये आईयूसीएन रेड लिस्ट की बात करते हैं। सबसे पहले आईयूसीएन है गया, तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन नेचर। ठीक है। क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन नेचर। ठीक। इसका फुल फॉर्म है। अब आईयूसीएन रेड लिस्ट जो है वो ग्लोबली एक्सेप्टेड है। इस डाटा को क्या कहते हैं कि ग्लोबली एक्सेप्ट कर लिया गया है। मतलब कि ये जो डाटा है ना, वो एक हद तक मानिए कि सारी जगह पे वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड या फिर वो खतरा है उस स्पीसीज़ को, तो ही इस पूरे जगह पे, पूरे वर्ल्ड में उन डाटा के अंदर जो भी आ जाएंगे उनको कंजर्व करना है, उनके खिलाफ कोई पोचिंग नहीं होगा, उनको किसी भी तरह से हमें प्रोटेक्ट करना है। ठीक। अब यहाँ पे बातें हो रही है, किस चीज़ की बात हो रही है यहाँ पे? बेस्ड ऑन द ग्लोबल एक्सटिंक्शन रिस्क फेस्ड बाय द स्पीसीज। जैसे कि हमने अभी ऊपर बात की कि अगर वो सारे जगह पे एक्सटिंक्ट उसका ये हो रहा है, स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो रहा है, तो वो सारी क्या करेंगे कि रेड लिस्ट अपने यहाँ पे जो जो लिस्ट बनाएंगे कि हमारे यहाँ से ये ख़त्म हो रहा है, हमारे यहाँ से ये ख़त्म हो रहा है। अब मैंने क्या किया, उसका एक लिस्ट बनाया और उसे डाल दिया। तो अपने अपने कंट्रीज अपने अपने हिसाब से लिस्ट बनाती हैं और डालती हैं। अब यहाँ पे क्या है कि जैसे वो देखते हैं कि वो कहाँ से ख़त्म हो रहा है, तो इसके लिए थ्रेटेंड कैटेगरी बनाया गया है। ठीक। तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड कर दिया गया है, एक इंडेंजर्ड कर दिया गया, एक वल्नरेबल कर दिया गया। ठीक है। अब यहाँ पे एक डाटा तैयार किया गया। ठीक। इसमें क्या आता है? एक्सटिंक्ट, मतलब वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया। ठीक है। वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया। तो ये आपको समझिए कि ऐसे करके लिस्ट बना है, यहाँ पे आ गया एक्सटिंक्ट, ये पूरी ख़त्म हो गया। ये जो है एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, वाइल्ड में मतलब एक तरफ से समझिए कि वो जंगल में ख़त्म हो गया। ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं किसी जू में वो दिखता है, तो जंगल में ख़त्म हो गया है और किसी जू में दिख रहा है, तो ये इस तरह से समझिए कि एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड जो है वो यहाँ पे है, तो ये भी ऊपर की कैटेगरी में आएगा। ठीक है। उसके बाद जो है नियर थ्रेटन और लिस्ट कंसर्न, ये तो बात की बात है, लेकिन इसके बाद कौन सा आ जाता है जो याद रखने वाली चीज़ है? ये थ्रेटन कैटेगरी। यहाँ पे क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, फिर इंडेंजर्ड है, उसके बाद वर्नेबल है। अब ये जो है आपके बीच की कैटेगरी है। उसके बाद फिर आता है क्या? नियर थ्रेटन, लिस्ट कंसर्न। ठीक है। ये जो है आपका बाद में आता है, पहले आपका ये ये चीज़ आती है दो, एक्सटिंक्ट और एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। पहला, दूसरा ये आएगा, फिर तीसरा ये आएगा। ठीक। तो ऐसे करके आईयूसीएन लिस्ट तैयार करता है, और ये जो बीच का है जिसे हमें पूरी तरह से बचाने की कोशिश करनी है वो है आपका रेड लिस्ट में। ठीक। उसके बाद क्या है? इंटरनेशनल कन्वेंशन की बात हो रही है, जो बायोडाइवर्सिटी को जो कंजर्व करते हैं। कौन कौन सा कंजर्वेशन? सबसे पहले एक साइट्स। तो साइट्स क्या है? कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन द इंडेंजर्ड स्पीसीज। तो इंडेंजर्ड स्पीसीज को ये ट्रेड ना करने के लिए बातें करती है इसमें। अब इसमें भी क्या है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत इसमें 3 कन्वेंशन तैयार किया गया। पहला जो शेड्यूल 1 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत, फिर आईयूसीएन का जो एक कैटेगरी है, ठीक, उसके उसके तहत फिर अपेंडिक्स। ठीक है। एक यहाँ पे शेड्यूल, आईयूसीएन का एक कैटेगरी, फिर अपेंडिक्स
तो यहाँ पे 3 शेड्यूल इसका तैयार किया गया है। ठीक है, हमें जो बचाना है, ठीक है, उस वहाँ कैसे कैसे करना है, उन सारी चीज़ों की बात साइट्स में की जाती हैं। साइट्स कब इन्फोर्स हुआ था? 1975 से। ठीक, नेक्स्ट क्या है? सी एम एस कन्वेंशन एक तरह से क्या है? कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज। देखिए होता क्या है कि हम जो स्पीसीज हम ऐड करते हैं कि हम इनको बचाना है, ऐसे बचाना है, ठीक है, बहुत सारी हमें उसमें एफर्ट लगता है, मेहनत लगता है, तब हम उसे कहीं ना कहीं कुछ हद तक बचा पाते हैं। अब कुछ स्पीसीज ऐसे हैं जो हमारे यहाँ तो ठीक है अभी कुछ दिन है, फिर वो माइग्रेट कर जाएंगे, जैसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो आपके राजस्थान वाले एरिया में है। ठीक है, अब वो क्या होगा कि कुछ दिन के बाद यहाँ रहेगी, फिर वो पता चला पाकिस्तान चल गए, तो हमने अपनी सारी मेहनत लगा के उसे कंजर्व किया यहाँ पे, और वो जैसे पाकिस्तान गया तो पता चला उसे मार दिया गया है, उसका पोचिंग हो गया। तो इन चीज़ों की बात करता है कि CMS इन चीज़ों की बात करता है, कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज़ के बारे में। यहाँ पे भी 1983 में इसको लाया गया, और यहाँ पे 2 अपेंडिक्स हैं। ठीक, अब एक है कॉप 13 में कुछ बातें निकल के सामने आई जो फरवरी 2030 में हुई थी। क्या है कि इंडिया से इसको होस्ट किया था, अगर ये इंडिया होस्ट किया तो इम्पोर्टेंट है कॉप 13। इसमें क्या बोला था कि हम जो है कुछ हमारे यहाँ पे जो स्पीसीज़ हैं जिनको हम चाहेंगे कि वो CMS के तहत उसको लागू किया जाए, और उन जो स्पीसीज़ को हम ये डालेंगे लिस्ट में, वो हमारे अगल बगल के जो कंट्रीज़ हैं उन पे उनको भी ऐसा ही कदम उठाना है कि उनको भी वो प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे से निकल के आ रहे 3 स्पीसीज़, वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले इंडियन एलिफेंट, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और एक बंगाल फ्लोरिकन। इन 3 स्पीसीज़ को किसी भी हाल में हमें बचाना है। ठीक है, पर हम अधिकतर न्यूज़ में सुनते हैं कि हमारे यहाँ तो ठीक है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को बचाया जा रहा है, पता चल रहा है कि पाकिस्तान में उसे मार दिया गया, उसका पोचिंग हो गया। इंडियन एलिफेंट को नेपाल जा सकता है, बांग्लादेश जा सकता है, तो हमारे यहाँ पे उसे बचाने की हर कोशिश की जा रही है। वहाँ पे किसी तरह से अगर उसे मार दिया गया तो फिर हमारा मेहनत पे पानी फिर जाएगा। तो यही बातें हैं कि सिर्फ हम नहीं, हमारे अगल बगल के जो पड़ोसी कंट्री हैं, ठीक है, या चाहे कोई भी हो, किसी भी कंट्री के साथ अगर उसका नेबर कंट्री सही से अगर उसके साथ काम कोऑपरेट नहीं करेगा तो दिक्कत है फिर। अब स्पीसीज़ कंजर्वेशन प्रोग्राम के तहत क्या है, अब यहाँ पे कुछ खास स्पीसीज़ के बारे में बात है। तो खास स्पीसीज़ में एक प्रोजेक्ट टाइगर आया था। ठीक है, ये प्रोजेक्ट टाइगर जो है सबसे पहले ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ठीक है, जब स्कीम वाली चीज़ में बात करेंगे तो इनको डिटेल में बात करेंगे कि कैसे किन किन कौन से इसके स्टेक होल्डर है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है कि प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है, मॉनिटर कर रहा है। इन सिटू कंजर्वेशन इससे बोला जाता है कि जो जहाँ है उन्हीं जगहों पे उसे कंजर्व करना है। ठीक है, और इसको कौन इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है? NTC है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इसका इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। देखिए एक चीज़ यहाँ पे आपको बता देते हैं, टॉपिक लेवल वाला जो हमने वीडियो पढ़ा था, इस लेवल पे टॉपिक लेवल 1, टॉपिक 3, टॉपिक 4, ये जो लेवल है, अगर हम इस जगह को बचा लेंगे ना तो ये जो साइकिल है हमारा अच्छे से काम करेगा। ठीक है, तो हमने पढ़ा था ना कि सबसे पहले जो सनलाइट के जो क्या उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, अगर प्रोसेस करके जो यहाँ पे ग्रास आ रहा है, फिर उसको डियर खा रहा है, डियर को फिर टाइगर डियर को खा रहा है, और फिर जो टाइगर मर रहा है तो उसको कौन कर रहा है? वल्चर्स। तो अगर हम इस जगह को बचा लेना तो हमारी ये साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, इकोसिस्टम हमारा अच्छा से काम करेगा। और यही जो है अगर ख़त्म हो जाएगा, एक तो पहले ये कुछ ही बचे हैं, अगर ये ख़त्म हो जाएगा तो आप सोच रहे हैं कि हमारा जो इकोसिस्टम है उसको एक तरह से कितना बड़ा थ्रेट है। तो यही इसी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है, और गवर्नमेंट का इन्हीं चीज़ों पे जोर है कि जो ऊपर के लेवल हैं उनको हमें बचाना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पे सबसे पहले टाइगर वाला जो आप देखे थे प्रोजेक्ट टाइगर, उसको बचाने के लिए काम किया जा रहा है। ठीक, एक डॉल्फिन है गंगेटिक डॉल्फिन। ठीक है, गंगेटिक डॉल्फिन कहाँ पे? मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार, बे ऑफ बंगाल, उड़ीसा, इन एरिया में वो रहते हैं, तो उनको वहाँ पे बचाने की कोशिश है। फिर और का इंडस डॉल्फिन जो है आपके ब्यास और सतलज में है। ठीक है, तो इनको बचाने के लिए हमें काम किया जा रहा है। टाइगर के बारे में जो बातें हो रही थी 2018 में 2967 है, 2023 में ये लगभग 3100 कितना हो गया? 67। ठीक,
सबसे ज़्यादा टाइगर कहाँ है? एमपी में है, कर्नाटका में, उत्तराखंड में, महाराष्ट्र में, ठीक है। लेटेस्ट टाइगर रिजर्व जो है वो क्या है? वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहाँ है? ये एमपी में है। तो इन बातों को आप ध्यान रख लीजिए। और अभी तो आगे नहीं है, नेक्स्ट क्या है कि मैं एक वीडियो लेके आऊँगा, जो आपके अगला वीडियो जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नेक्स्ट वीडियो का प्लीज़ वेट कीजिए।